हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है यूजीसी नेट हिस्ट्री और इसके अलावा अन्य जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिस्ट्री की तैयारी की जाती है। और तो आप बड़ी खुशी से ये वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो है पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रथम ऐसे मुस्लिम शासक के बारे में जिन्होंने दक्कन में अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहमनी राज्य की। बहमनी राज्य जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, इन पर कौन कौन से जो है शासकों ने राज्य किया था और उन्होंने अपने शासन के दौरान कौन कौन से सुधार किए थे। चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है इसको विस्तार से समझने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए समय को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज के मुख्य टॉपिक को। जैसे कि हम जान रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं बहमनी राज्य के बारे में। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बहमनी राज्य की, ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए और पढ़ने में भी इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो जो बहमनी राज्य था ये दक्षिण भारत में तुगलक साम्राज्य से पृथक होने वाला, यानी कि अलग होने वाला दूसरा राज्य था। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत में तुगलक साम्राज्य से अलग होने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो उसका आंसर आप आंख बंद करके लिख देना, बहमनी राज्य। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। यह तुगलक राज्य जो तुगलक राज्य था उसका प्रशासन जो है चलाने के लिए पश्चिम और दक्षिण में सैनिक सरदारों की नियुक्ति की गई थी। अब जो सैनिक सरदार थे उनको कहा जाता था अमीराने सदा। ठीक है, अमीराने सदा किसे कहा जाता था कि तुगलक साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए पश्चिम और दक्षिण में सैनिक सरदारों की नियुक्ति की गई, उन्हें रखा गया, उन्हें अमीराने सदा कहा जाता था। ये जो अमीराने सदा थे ये 100 गांव के समूह के प्रशासक होते थे, जिसके अंतर्गत 100 गांव का समूह होता था। ठीक है, जिनका काम था राजस्व वसूलना। ठीक है, लोगों से जो है टैक्स वसूलना, कर वसूलना, और ये स्थानीय प्रशासन की देखरेख का काम भी करते थे। इनके पास सैनिक टुकड़ियां भी होती थी। इन्होंने अपने पास कुछ सैनिक जो है रखे होते थे, सैनिक टुकड़ियां भी रखी होती थी। सबसे पहले गुजरात के अमीरों ने विद्रोह किया, जिस पर मोहम्मद तुगलक ने जो है विजय प्राप्त की, लेकिन उस शाही सेना को पराजित करने में जो है एक व्यक्ति का नाम था जिसे जफर खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जफर खां ने जो है शाही सेना को पराजित किया। ठीक है, 1346 से 47 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की पदवी के साथ सत्ता ग्रहण की। ठीक है, जो अलाउद्दीन हसन बहमद शाह था उसने 1346 से 1347 में एक पदवी जो है धारण की और उसने जो है सत्ता ग्रहण की और उसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कर डाली। अब जो बहमनी साम्राज्य था उसकी स्थापना जो है मोहम्मद तुगलक के ही समय में, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, ठीक है, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, ने की थी। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, ठीक है, उसने बहमनी राज्य की जो है स्थापना की थी। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो बहमनी राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी, तो आंसर क्या है, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। ठीक है, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए मुस्लिम राज्यों में से यह बहमनी राज्य जो है सर्वाधिक शक्तिशाली था। जब दिल्ली सल्तनत का विघटन होना शुरू हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम राज्य थे उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था, बहमनी राज्य। ठीक है, अलाउद्दीन बहमद शाह जो है इस वंश का प्रथम शासक था जिसने इस वंश की जो है नींव रखी थी, इस वंश को शुरू किया था। इसका शासनकाल रहा था 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी और यह इस वंश का संस्थापक था जिसने ये बहमनी राज्य जो है शुरू किया था। ठीक है, यानी कि ये पहला शासक था जिसने बहमनी राज्य को शुरुआत की थी। इसका मूल नाम क्या था, जफर खां। ठीक है, इसका मूल नाम जफर खां था और इसने 2 उपाधियां धारण की थी। वो उपाधियां कौन कौन सी थी, अमीर उल उमरा और दूसरा सिकंदर। ये इसने 2 उपाधियां धारण की थी। ठीक है, ये उपाधियों के नाम है। देखिए,
जो अलाउद्दीन खिलजी है उसे भी इतिहास में दूसरा सिकंदर कहा जाता है, लेकिन उसे इतिहास में दूसरा सिकंदर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी उपाधि का नाम है दूसरा सिकंदर। नॉट इसे दूसरा सिकंदर कहा नहीं जाता, सिर्फ इसने उपाधि धारण की है दूसरा सिकंदर की और अमीर उल उमरा की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये इन बातों से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसने अपनी राजधानी बनाया था गुलबर्गा को, और इसका नाम बदलकर बाद में इसे रख दिया एहसानाबाद। राज्य को जो है इसने अपने जो शासन प्रबंध है उसे सही ढंग से चलाने के लिए, अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने उसे 4 भागों में बांटा था, यानी कि 4 सूबे में बांटा था। उस समय सूबों को तरफ भी कहा जाता था। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 तरफों में बांटा था या 4 सूबों में बांटा था। ठीक है, ताकि इसका राज्य प्रबंध, इसका जो राज्य है वो सही ढंग से चल सके। और वे 4 सूबे कौन कौन से थे? गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद, ये 4 सूबे थे। ठीक है, और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी। मराठी इसकी राजभाषा थी। ठीक है, यह ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन में जजिया कर जो है ना लेने का आदेश जारी किया था। हम पिछले जितने भी सुल्तानों के बारे में पढ़ चुके हैं जो मुस्लिम शासक हुए थे, उन्होंने हिंदुओं से जजिया कर जो है लिया था, लेकिन ये ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था, मुस्लिम ये भी था, लेकिन इसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश जारी किया था। ये ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने दक्कन में, ठीक है, ये भी याद रखना है कि इसने दक्कन में जजिया कर जो है ना लेने का आदेश जारी किया, और राज्य के सभी कृषि उपज, यानी राज्य में जितने भी खेती बाड़ी की जो फसल होती है, खेती बाड़ी में, ठीक है, कृषि में जितनी भी फसल होती है उसे निःशुल्क यानी कि मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त में जो है आने दिया। यानी कि इसने कोई शुल्क नहीं लिया, कोई भी कर नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं लिया जो कि कृषि पर लगता हो। ठीक है, जितने भी सुल्तान रहे थे वह किसानों से टैक्स लेते थे। ठीक है, या कोई भी व्यापारी जब व्यापार करने के लिए अपने देश से दूसरे देश में आता था तो उस पर भी टैक्स लगता था, लेकिन ये ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने कृषि उपज को भी जो है निःशुल्क आने दिया। निःशुल्क मीन्स मुफ्त में, फ्री में। ठीक है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसकी मृत्यु जो है 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो गई थी, और मोहम्मद शाह को जो है इसका उत्तराधिकारी बनाया गया। मोहम्मद शाह जो कि इसका क्या था? पुत्र था, उसे जो है इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। प्रथम बार जो है इसके शासनकाल में प्रथम बार जो है बारूद का प्रयोग किया गया था, और वह बारूद का प्रयोग किसके विरुद्ध किया गया था? बुक्का प्रथम के विरुद्ध जो है इसके राज्य में प्रथम बार बारूद का उपयोग किया गया। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है शासक के बारे में, जिसका नाम है मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह था जिसका शासनकाल था 1358 से 1375 ईस्वी। मोहम्मद शाह बहमन शाह का पुत्र था, और इसके समय की एक मुख्य घटना क्या थी कि वारंगल का जो शासक था जिसका नाम था कापेय, ठीक है, और विजयनगर का जो शासक था जिसका नाम था बुक्का प्रथम, उस समय बुक्का प्रथम का शासनकाल चल रहा था। तो इन दोनों के बीच में फाइट हुई, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में प्रथम बार जो है बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया है। और अनेक बहुमूल्य रत्न और सिंहासन, जिस सिंहासन का नाम था तख्ते फिरोजा, देकर समझौता किया गया दोनों के बीच में। इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, यानी कि जो मोहम्मद शाह था इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, और खलीफा से जो है एक मान पत्र भी प्राप्त किया था। अब खलीफा से मान पत्र प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, इस पर मैंने एक फुल वीडियो जो है बनाई हुई है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का रायतव सिद्धांत है। और वो वीडियो जो है अगर आप देखोगे तो आपको पूरा डीपली समझ आएगा उस चीज के बारे में। ठीक है, तो उसने जो है खलीफा से एक मान पत्र भी प्राप्त किया था। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। ठीक है, मोहम्मद शाह के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं मुजाहिद शाह, जिसका शासनकाल था 1375 से 1378 ईस्वी। मोहम्मद शाह का ये पुत्र था, ठीक है, मोहम्मद शाह का पुत्र था, और इसका जो है युद्ध विजयनगर के शासकों के साथ हुआ था, लेकिन जो ये युद्ध था यह निर्णायक साबित नहीं हुआ, और बाद में जो है इसका वध कर दिया गया। अब सिंहासन जो है खाली था, तो सिंहासन पर जो है मोहम्मद शाह द्वितीय को बिठाया गया था। ठीक है, ये तो मोहम्मद शाह प्रथम था ना, तो इसी तरह से जो शासक होते थे उनके नाम के पीछे अगर सेम नाम होता था तो उनके नाम के पीछे द्वितीय तृतीय इस तरह रख देते थे। तो ये मोहम्मद शाह तृतीय को जो है फिर सिंहासन पर बिठाया गया, जो कि एक विद्वान था और उसने कवियों को भी आश्रय दिया था।
1397 में जो है एक भीषण अकाल पड़ा, ठीक है, और टाइफाइड जो है इससे इनकी मृत्यु हो गई। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। गयासुद्दीन, जिसका शासनकाल था 1397 ईस्वी, इसने अपने शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या है, अपने राज्य में ईरानियों की भर्ती की थी। ईरानी जो ईरान से आए थे उनको भर्ती किया, लेकिन जो इनके विरोधी थे यानी कि जो तुर्क दास थे, जो दास थे यानी कि जो गुलाम थे, लेकिन वो तुर्क देश से बिलोंग करते थे, तुर्किस्तान से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो उन्हें तुर्क कहा गया। तो वह जो तुर्क दास थे उन्होंने जो है इसे अंधा कर दिया और गद्दी से उतार दिया। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका शासनकाल था 1397 से 1442 ईस्वी, यह एक विद्वान था, ठीक है, ये एक विद्वान शासक था और इसके समय में जो अमीर वर्ग था वह दो गुटों में बटा हुआ था। वह दो गुट कौन कौन से तो थे, एक तो था अफाकियों का गुट और दूसरा था स्थानीय सामंतों का गुट। जो अफाकियों का गुट था यानी कि उसमें विदेशी शामिल थे, तो इसीलिए उसे विदेशियों का गुट भी कहा जा सकता है। जो दूसरा गुट था स्थानीय सामंतों का, ठीक है, जो उस समय में जो सामंत थे, ठीक है, तो उन्हें जो है दक्खनी गुट भी कहा जाता था, ठीक है। जिस तरह से जो अफाकियों का गुट था उसे विदेशी गुट कहा जाता था, इसीलिए जो है जो दूसरा स्थानीय सामंतों का गुट था उसे दक्खनियों का गुट भी कहा जाता था, ठीक है। फिरोज शाह ने जो है प्रथम बार विद्वान हिंदुओं को और ब्राह्मणों को जो है अपने राज्य में ऊंचे पद पर नियुक्त किया था। जब भी कोई मुस्लिम शासक जो है गद्दी पर बैठता था, ठीक है, तो वह अपने ही धर्म के लोगों को आगे बढ़ाता था, ठीक है, लेकिन जो फिरोज शाह था उसने जो है प्रथम बार जो है विद्वान हिंदू और ब्राह्मणों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। विजयनगर शासक, इसका जो है विजयनगर के शासक नरसिंह राय से जो है इसका युद्ध हुआ, जिसमें इसने जो है फिरोज शाह ने विजयनगर के शासक नरसिंह राय को पराजित कर दिया और बदले में नरसिंह राय ने अपनी पुत्री का विवाह जो है फिरोज शाह से कर दिया। अब इसका जो है एक दूसरे शासक यानी कि फिरोज शाह जो है इसका देवराय प्रथम के साथ भी इसका युद्ध हुआ था, सोनार का युद्ध, ठीक है, सोनार का युद्ध हुआ था जो कि फिरोज शाह और देवराय प्रथम के बीच में हुआ था, जिसमें फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को पराजित किया और देवराय प्रथम ने जो है इस पराजित होने के कारण इस हार को मानते हुए उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है फिरोज शाह से कर दिया और बदले में उसे क्या दिया, बकापुर दिया, ठीक है। और बाद में एक निर्णायक युद्ध और हुआ जिसमें जो है देवराय प्रथम ने फिरोज शाह को पराजित कर दिया, ठीक है। इसने एक नया नगर जिसका नाम था फिरोजाबाद की स्थापना की थी, एक नया नगर बसाया था, ठीक है। फिरोज शाह जो ताजुद्दीन फिरोज शाह, इसने एक नया नगर बसाया जिसका नाम था फिरोजाबाद। इसने खगोल शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए दौलताबाद के निकट, ठीक है, जंतर मंतर की स्थापना की थी। आप जानते हैं जंतर मंतर के बारे में, ठीक है। तो जंतर मंतर की स्थापना जो है इसने की कहां पर, दौलताबाद के निकट। और ये क्यों स्थापना की गई थी, खगोल शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए जो है इसने जंतर मंतर की स्थापना की थी, ठीक है। इसने अपने राज्य में जो है दो बंदरगाह चोल और दभोल, ठीक है, चोल और दभोल का विकास किया था और यह एक लेखक भी था, संत भी था और विद्वान भी था। इसके अलावा इसे कई भाषाओं का ज्ञान भी था, ठीक है। इसका बाद में इसका जो है गुलबर्गा के संत गेसू दराज से इसका झगड़ा हो गया, मतलब गेसू दराज से जो है इसका संघर्ष हो गया, ठीक है। जो गुलबर्गा के संत थे गेसू दराज, उनसे इनका जो है संघर्ष चला बाद में, जिससे इनका जो राज्य था वो दूषित हो गया और इन्होंने अहमद प्रथम के पक्ष में जो है अपनी सत्ता त्याग दी, ठीक है। और 1422 में इनकी मृत्यु हो गई। तो अगला शासक कौन बना, अहमद प्रथम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिनका शासनकाल था 1442 से 1446 ईस्वी, ठीक है। इन्हें अहमद शाह वली या संत वली के नाम से भी जाना जाता था। जो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम थे इन्हें जो है अहमद शाह वली और संत वली के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वह गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को बनाया था, ठीक है। और इन्होंने बीदर का नया नाम रखा था मोहम्मदाबाद, ठीक है। इन्होंने बीदर का नया नाम रखा मोहम्मदाबाद। इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को नहीं बनाया बल्कि उसकी जगह पर बीदर को बनाया और बीदर का भी नाम जो है बदल दिया, कन्वर्ट किया, उस बीदर का नाम क्या रखा, मोहम्मदाबाद, ठीक है।
संत गेसुदराज से इनका घनिष्ठ संबंध था। तो हमने जैसे पिछले शासक के बारे में पढ़ा था, उनके साथ जो है संत गेसुदराज की नहीं बनती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है, इनकी संत गेसुदराज से बहुत बनती है। तो यानी कि संत गेसुदराज से इनका बड़ा ही गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। और क्योंकि यह जो है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो है संत गेसुदराज को मानते थे, ठीक है। शायद उनके रंग में रंगने के कारण ही इन्हें भी संत वली के नाम से कहा गया है, क्योंकि जो गेसुदराज है ये भी एक संत है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब किसी संत महात्मा के रंग में रंगते हैं तो धीरे धीरे उसी की तरह बनते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से इनका जो है संत गेसुदराज से गहरा संबंध था और इसीलिए इनको भी संत वली के नाम से इसीलिए जाना जाता था। इन्होंने जो है संत गेसुदराज ने जो है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की प्रशंसा के लिए जो है एक पुस्तक लिखी थी। उस रचना का नाम क्या है? मिरातुल आशिकी, ठीक है। मिरातुल आशिकी जो है रचना किसने लिखी थी? संत गेसुदराज ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की प्रशंसा की हुई है, तारीफ की हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है, इन्होंने एक और रचना जो है लिखी जिसका नाम है बहमन नामा, ठीक है। जो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है, उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था बहमन नामा, ठीक है। और इन्होंने जो है अपने पुत्र जफर खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आगे पढ़ते हैं। आगे है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जिनका शासनकाल रहा था 1446 से 1458 ईस्वी। जैसे मैंने आपको बताया है कि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपने पुत्र जफर खां को गद्दी पर बैठाया था, और जफर खां जब गद्दी पर बैठा तो उसका नाम पड़ा था अहमद द्वितीय, ठीक है। उसका नाम जो है बदल गया, ठीक है। गद्दी पर बैठते ही उसका जो है जब उसका सिंहासनारूढ़ हो रहा था तो वह एक नए नाम से जो है पहचाना गया, उसका नाम था अहमद द्वितीय। अहमद द्वितीय के नाम से जो है जफर खां गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो जफर खां जो था यानी कि अहमद द्वितीय, इसने जो है संगेश्वर के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी, और मतलब जो संगेश्वर था उसको पराजित कर दिया और उसकी बेटी से इसने विवाह कर लिया अहमद द्वितीय ने, ठीक है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। आगे है हुमायूं, इसका शासनकाल रहा था 1458 से 1461 ईस्वी तक इन्होंने जो है राज्य किया था। हुमायूं जो है ये अत्यंत क्रूर शासक था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कट्टर और जालिम शासक था, इसीलिए जो लोग थे, ठीक है, उन्हें जालिम कहते थे, ठीक है। लोगों ने इन्हें जालिम कहना शुरू कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कट्टर शासक था, अत्याचारी शासक था, इसीलिए लोग इसे जालिम कहते थे। और इन्हें जो है दक्खन का नीरो भी कहा गया है। दक्खन का नीरो क्यों कहा गया है? इनके आलसी स्वभाव के कारण, ठीक है। ये बहुत आलसी किस्म के जो है व्यक्ति थे, इसीलिए इनके आलसी स्वभाव के कारण जो है इन्हें दक्खन का नीरो भी कहा जाता है। इनका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था महमूद गवा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है निजाम शाह, जिसे निजामुद्दीन अहमद तृतीय के नाम से भी जाना गया है। हो सकता है कई किताबों में निजाम शाह लिखा हो, ठीक है, और कई किताबों में निजामुद्दीन अहमद तृतीय लिखा हो, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। निजाम शाह, जिसे निजामुद्दीन अहमद तृतीय के नाम से जाना जाता था, जिसका शासनकाल रहा था 1461 से 1463 ईस्वी तक इसने जो है राज्य किया था। ये एक अल्पवयस्क शासक था। अल्पवयस्क शासक किसको कहते हैं? जिसकी उम्र 18 साल नहीं होती, उससे छोटी उम्र, ठीक है। तो इनकी जो उम्र थी छोटी थी, इसीलिए जब तक इनकी उम्र 18 साल नहीं होती तब तक एक परिषद को जो है शासन की सत्ता सौंपी गई थी, यानी कि कुछ मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि इसका शासन चलाते थे जब तक ये नाबालिग था, ठीक है। तो वह कौन कौन से मेंबर थे, उस परिषद में कौन कौन शामिल था जो इसके शासन को चलाता था? ख्वाजा जहां तुर्क, ठीक है, महमूद गवा जो कि इसका, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा है कि पिछले जो शासक थे उनका प्रधानमंत्री आया था महमूद गवा। और तीसरा है राजमाता, जिनका नाम था मखदूम ए जहां नरगिस बेगम। ये तीन जो लोग थे इसमें शामिल थे इस परिषद में, जो कि इसकी शासन की सत्ता जो है चलाते थे। दोबारा सुन लीजिए, ख्वाजा जहां तुर्क, महमूद गवा तथा राजमाता मखदूम ए जहां नरगिस बेगम, ये जो तीन मेंबर्स थे, ठीक है, इनकी एक परिषद थी जो कि इसके शासन को चलाती थी, क्योंकि यह अल्पवयस्क शासक थे, नाबालिग शासक थे। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के बारे में। जो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय है, इनका शासनकाल रहा था 1463 से लेके 1482 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया था, और यह अंतिम प्रमुख शासक था, यानी इनके बाद भी शासक हुए थे लेकिन प्रमुख शासक, ठीक है,
जो शासक थे जिन्होंने कुछ किया था वाकई राज्य में, ठीक है, या जिन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई थी, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण शासक है उनमें ये अंतिम शासक था, ठीक है। और इनका प्रधानमंत्री रहा था महमूद गवा, ठीक है। महमूद गवा के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। और महमूद गवा को जो है ख्वाजा जहां की इन्होंने उपाधि दी थी। इन्होंने महमूद गवा को कौन सी उपाधि दी? ख्वाजा जहां की। इन्हीं के समय जो है एक रूसी व्यापारी जिसका नाम था निकितन, वह बहमनी राज्य में आया था। बहमनी राज्य में बीदर के अंदर आया था, ठीक है। इन्हीं के समय में एक रूसी व्यापारी निकितन जो है वह बीदर में आया। तो महमूद गवा जो है उन्होंने मालवा, उड़ीसा तथा अन्य हिंदू राज्यों पर जो है इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। और राज्य की जो है सीमा चरमोत्कर्ष पर उस समय में पहुंच गई थी। राज्य को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया महमूद गवा ने। लेकिन उनका इसको क्या इनाम मिला? जो इनके विरोधी थे उन्होंने जो है मोहम्मद तृतीय के कान भरने शुरू कर दिए, जिसके कारण जो है मोहम्मद तृतीय ने उनकी बातों में आकर जो महमूद गवा है, ठीक है, उनको 1482 में जब उनकी अवस्था 70 साल की थी, ठीक है, तो महमूद गवा को फांसी दे दी गई। किसने दी थी? मोहम्मद तृतीय के आदेश पर। क्योंकि उनके जो विरोधी थे, महमूद गवा के जो विरोधी थे, महमूद गवा से जलते थे, इसीलिए उन्होंने जो है मोहम्मद तृतीय के कान भरने शुरू कर दिए महमूद गवा के विरुद्ध। और मोहम्मद तृतीय उनकी बातों में आकर मोहम्मद तृतीय ने जो है एक आदेश जारी किया, जिसके अकॉर्डिंग 1482 में 70 वर्ष की आयु में मोहम्मद गवा को फांसी दे दी गई। हालांकि बाद में जो मोहम्मद तृतीय उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन बाद में पछतावा करने से क्या फायदा था? आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो महमूद गवा है इनके जो पत्रों का संग्रह है, ठीक है, उन्हें रियाजुल इंशा के नाम से जाना जाता है। महमूद गवा के जो पत्र हैं, ठीक है, उनका जो संग्रह है, जब पत्रों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, जैसे जो पत्र होते हैं उन्होंने जो भी पत्र लिखे थे उनको इकट्ठा करके जैसे एक बुक में संग्रहित कर दिया, तो उसे रियाजुल इंशा के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। आगे है शिहाबुद्दीन महमूद शाह। शिहाबुद्दीन महमूद शाह जो है ये एक अल्पवयस्क शासक थे, यानी कि इनकी ये भी नाबालिग थे, ठीक है। और निजामुल मुल्क जो है इनका प्रधानमंत्री था। तो जब तक ये नाबालिग थे तब तक जो है शासन की सत्ता जो है उनके प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क में हाथों में रही थी। और इन्हीं के समय में जो बहमनी राज्य था वो 5 खंडों में विभाजित हो गया। जो बहमनी राज्य था उसे 5 भागों में बांटा गया था। वह 5 राज्य कौन कौन से थे? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ये 5 राज्य थे, ठीक है, जो कि बहमनी राज्य जो है 5 खंडों में 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है, शिहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महमूद गवा। ये जन्म से ईरानी थे। जो महमूद गवा थे जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वह कई शासकों के जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तो जो महमूद गवा है ये जन्म से ईरानी थे और व्यापार करने के उद्देश्य से बहमनी आए थे, ठीक है, कि बहमनी राज्य क्यों आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से। और यह जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके थे बहमनी राज्य के, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में भी ये प्रधानमंत्री रहे और पिछले जो शासक थे उनके शासनकाल में भी ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो और ये खुद भी एक विद्वान थे। इन्होंने शायजत उल इंशा और दीवाने अख्त नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने राज्य को जो है सही ढंग से चलाने के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए शासन को 4 प्रांतों के स्थान पर 8 भागों में अब बांट दिया था। वे 8 भाग कौन कौन से थे? बरार, जो बरार था उसे गाविल और माहुर में जो है डिवाइड कर दिया। गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्गा को जो है बीजापुर और गुलबर्गा में जो है बांट दिया गया। दौलतापुर को जो है दौलताबाद और जुन्नार में बांट दिया गया। तेलंगाना को जो है राजमुंद्री और वरंगल में बांट दिया गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 जो है भाग थे, इनमें इनको बांट दिया गया। आगे पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं बहमनी राज्य का अंत किस प्रकार से हुआ था। बहमनी राज्य का विघटन, जिसे हम बहमनी वंश का अंत भी कह सकते हैं, 1490 में जो है बीदर में बरीद शाही का प्रभाव स्थापित हो गया। जो बीदर था उसमें किसका राज्य स्थापित हो गया? बरीद शाही का, ठीक है। सत्ता की पूरी शक्ति जो है कासिम बरीद और उसके पुत्र जिनका नाम था अमीर अली बरीद, ठीक है, के हाथों में चली गई, जिसे दक्खन की लोमड़ी भी कहा जाता था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्खन की लोमड़ी किसे कहा जाता, तो उसका आंसर क्या होगा? अमीर अली बरीद, ठीक है। तो जो शासन की सारी शक्ति थी वो कासिम बरीद और उसका जो पुत्र था जिसका नाम था अमीर अली बरीद, ठीक है, उनके हाथों में चली गई, जिन्हें दक्खन की लोमड़ी भी कहा जाता था। जब शिहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी, जो अंतिम शासक था, यानी महमूद गवा, जो हमने टॉपिक पढ़ा था महमूद गवा का, उससे पहले वाले जो शासक थे शिहाबुद्दीन, जब उनकी मृत्यु होती है
ठीक है। तो उनके जो 4 पुत्र थे, अहमद, अलाउद्दीन, वलीउल्लाह और कलीम उल्लाह थे उनके 4 पुत्र। तो शासन की सत्ता जो है कलीम उल्लाह के हाथों में आ गई थी। कलीम उल्लाह जो है इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसने जो है बरार से सहायता की मांग की, लेकिन बरार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बरार ने जो है उसे सहायता नहीं दी। तो 1526 में उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से बहमनी राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। बहमनी राज्य का अंत होने के साथ ही 5 नए राजवंशों का उदय हुआ था। तो वह 5 राजवंश जो बहमनी राज्य के अंत के बाद जो है जिनका उदय हुआ था, वह कौन कौन से थे? 5 राजवंश थे, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। जो बीजापुर था, ठीक है, ये आदिल शाह के द्वारा स्थापित किया गया था और आदिल शाह को जगत गुरु या अबला बाबा के नाम से भी जाना जाता था। जगत गुरु या अबला बाबा के नाम से जाना जाता था और इसने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। अपने नाम पर ही जो है इसने आदिल शाही वंश की स्थापना की। उसके बाद है अहमदनगर। जो अहमदनगर है, ठीक है, इसने जो है निजाम शाही वंश की स्थापना की थी और 1490 में जो है मलिक अहमद के द्वारा ये स्थापित किया गया था, मलिक अहमद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है बरार। जो बरार था, इसने जो है इमाद शाही वंश की स्थापना की थी 1484 ईस्वी में। यह फतेह उल्लाह के द्वारा स्थापित किया गया। जो फतेह उल्लाह था, उसने 1484 ईस्वी में जो है बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की। उसके बाद है बीदर। जो बीदर है, यह बीदर पर बरीद शाही वंश की स्थापना की गई थी और 1517 ईस्वी में अमीर अली बरीद के द्वारा स्थापित किया गया था। अमीर अली बरीद के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। बरीद शाही वंश की कब की गई थी? 1517 में। कहां पे की गई थी? बीदर में। ठीक है, उसके बाद है गोलकुंडा। जो गोलकुंडा है, इसमें जो है कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई थी और ये कुतुब शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। कुतुब शाह के द्वारा अपने नाम पर ही इसने जो है कुतुब शाही वंश की स्थापना की और कहां पे स्थापित की थी? गोलकुंडा में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में और बहमनी राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे।